विज्ञान के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, अंडे तो आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी बॉईल जरूर किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या हम इस बॉईल हुए अंडे को दोबारा अनबॉईल कर सकते हैं? यानी क्या आप एक बार अंडे को उबालने के बाद उसे दोबारा पहले जैसा बना सकते हो? वेल, अकॉर्डिंग टू साइंस इसका जवाब है हाँ, ऐसा करना पॉसिबल है। अंडे को अनबॉईल कैसे करेंगे, ये जानने से पहले हम अंडे को बॉईल करते समय उसमें होता क्या है, पहले उसे जान लेते हैं। अंडे का एग व्हाइट और योक मेनली प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। आप इसे एक चेन की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, जिसमें चेन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और जिन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर वो चेन बनी है उसे आप अमीनो एसिड मान सकते हो। जब प्रोटीन वाटर के अंदर होता है तो ये सारी चेन्स अलग अलग एक बंडल की तरह अलग अलग रहती हैं, और जब आप अंडे को बॉईल करना स्टार्ट करते हो तो ये सारे बंडल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं और ये चेन्स खुलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे डीनेचरिंग कहते हैं। और खुलने की वजह से ये चेन्स आपस में एक मैश बना लेती हैं और इस तरह बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अंडे के अंदर का वो फ्लूइड एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है। अब अंडे को अनबॉईल करने का मतलब है कि वो जो प्रोटीन की चेन्स खुलने की वजह से जो मैश बना है, हमें उस मैश को दोबारा सेपरेट करके अलग अलग बंडल्स की फॉर्म में बना देना है। और ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूरिया का। यूरिया सॉल्यूशन इन चेन्स को अलग अलग कर देता है और इन चेन्स की एक बहुत ही खास बात ये है कि जैसे ही आप इसे अलग करते हो, ये दोबारा नेचुरली फोल्ड होकर अपने आप ही अपना बंडल बनाना शुरू कर देता है। तो अब अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप एक बॉइल्ड अंडे को अनबॉईल कर सकते हो, तो आपको इसका जवाब पता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सांस रोकने की कोशिश करी है और क्या आपने कभी नोट किया है कि आप कितनी देर तक इसे कर पाए हो? वेल, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप इसे कभी भी ट्राई मत करना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी सबसे पहले आपके दिमाग पे होती है और अगर आपके ब्रेन को 30 से 180 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले तो आपकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम होने लगेगी। लगभग 1 मिनट बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपके ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और 3 मिनट बाद आपके दिमाग के डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी और 5 मिनट बाद आपकी मौत हो सकती है। और दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसने चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों न कर रखी हो, इस धरती का कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा अपनी सांस को नहीं रोक सकता। फैक्ट नंबर 3, आपकी बॉडी की एनर्जी का 20% अकेले आपका दिमाग इस्तेमाल कर लेता है। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो इसका असर आपको सबसे पहले अपने दिमाग में देखने को मिलता है। अब फिर चाहे वो सिर दर्द हो या फिर थकान या फिर एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि बस पड़े रहो ऐसे ही, कुछ मत करो। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा सिर दर्द हो या फिर आपका काम करने का मन ना कर रहा हो, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो चुकी है और आप तुरंत कुछ खा लो या फिर कुछ पी लो, जिससे आपकी एनर्जी दोबारा रिटेन हो सके और फिर बिना कुछ सोचे अपने काम पर लग जाओ। फैक्ट नंबर 4, अगर आपके पास कार है तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप किसी मॉल गए या फिर कहीं भी किसी ओकेजन पर गए और वहाँ आपने अपनी कार को पार्क कर दिया, लेकिन जब आप वहाँ से वापस आने वाले हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैंने अपनी कार कहाँ पार्क करी थी। और इसके बाद अगर आपके कार में रिमोट कंट्रोल सेंसर है तो आप उसे दबाकर अपने कार की आवाज को सुनने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिमोट की रेंज या तो बैटरी की वजह से या फिर किसी और वजह से काफी कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? वेल, अगर ऐसे कंडीशन में आपको अपने रिमोट की रेंज को बढ़ाना है तो आप उसे अपनी चिन के नीचे सटाकर इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली इस प्रोसेस में आपका स्कल एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और आपकी चाबियों के लिए एक्स्ट्रा एंटीना प्रोवाइड करेगा, जिससे आपके चाबियों की रेंज बढ़ जाएगी। कभी ट्राई करके देखना। फैक्ट नंबर 5, बारिश। ये नाम सुनते ही शायद आपको भी मेरी तरह एक फ्रेशनेस का एहसास होता होगा। एक्चुअली जब पहली बार बारिश होती है तो उसके बाद एटमॉस्फेयर में एक स्मेल फैल जाती है, जिसे हम अपनी मिट्टी की खुशबू भी कहते हैं। और कई लोगों को बारिश सिर्फ इसीलिए पसंद है क्योंकि इसके बाद वो उस खुशबू को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है
कि साइंटिस्ट ने इस स्मेल को एक नाम भी दिया है, पेट्रिकॉर। लेकिन पानी की तो कोई स्मेल होती ही नहीं है। और बारिश के बाद क्या सच में जो खुशबू आती है वो हमारे मिट्टी की ही होती है? एक्चुअली ये खुशबू मेनली 3 चीजों की वजह से आती है। नंबर 1, जमीन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया एंटीनोमाइसाइट्स। ये सूखी मिट्टी में पोर्स बना देते हैं और जब बारिश होती है तो ये पोर्स पानी से डिस्प्लेस हो जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं और इस तरह हम इन्हें स्मेल कर पाते हैं। नंबर 2, कुछ प्लांट्स और ट्रीज नेचुरली ऑयल रिलीज करते हैं जो मिट्टी में कलेक्ट होता रहता है और जब बारिश होती है तो ये हवा में मिल जाता है। और इसका तीसरा कारण है ओजोन। ओजोन की बहुत ही हल्की लेकिन बहुत ही मस्त सी स्मेल होती है, इसीलिए इसका नाम ओजीन के नाम पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है स्मेल। लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं और वो आपस में मिलकर ओजोन बना लेते हैं और ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स बारिश के साथ नीचे जमीन तक आ जाते हैं और ये तीनों ही कारण मिलकर हमें ये अद्भुत खुशबू का एहसास करवाती है। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो एयरप्लेन में बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन क्या आपने विंग्स के नीचे लगी ये रेड और ग्रीन कलर की लाइट को कभी नोटिस किया है? इन्हें नेविगेशन लाइट्स भी कहते हैं। जब पायलट्स फ्लाई कर रहे होते हैं तो रात के समय उन्हें एयरक्राफ्ट की केवल लाइट्स ही दिखाई देती हैं और इन लाइट्स की वजह से सामने वाले पायलट को ये पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। आप इसे इस फोटो से आसानी से समझ सकते हो। पहले वाले केस में हेलीकॉप्टर आगे की तरफ जा रहा है और इसे अपने लेफ्ट साइड में एक एयरक्राफ्ट दिखाई देता है और ग्रीन कलर की लाइट भी उसी की तरफ है, तो इसका मतलब है कि एरोप्लेन हेलीकॉप्टर की तरफ फ्लाई कर रहा है और उन दोनों में क्रैश होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जबकि दूसरे केस में एयरक्राफ्ट राइट साइड में है और हेलीकॉप्टर को ग्रीन लाइट फिर उसी साइड दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि एरोप्लेन ऑलरेडी पाथ क्रॉस कर चुका है और हेलीकॉप्टर से दूर जा रहा है। फैक्ट नंबर 7, आपने देखा होगा कि साबुन चाहे किसी भी कलर का हो और किसी भी कंपनी का हो, उसका फॉर्म हमेशा व्हाइट कलर का ही होता है। सोप एक्चुअली 3 चीजों से मिलकर बनता है, सफेक्टेंट, कलर डाई और परफ्यूम। सफेक्टेंट वाटर के साथ मिलकर झाग बनाता है, डाई सोप को कलर देता है और ये बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है और ये पानी में घुल जाती है। और परफ्यूम सोप में वो स्मेल ऐड करता है। साबुन का झाग बहुत सारे छोटे छोटे सोप बबल्स से मिलकर बनता है। मैं उन बड़े बबल्स की बात नहीं कर रहा जो नहाते टाइम आपको क्लियरली दिख जाते हैं, वो तो है ही, लेकिन जो फॉर्म होता है, जो झाग बनता है, वो कुछ नहीं, सिर्फ बबल्स ही होते हैं। ये बबल्स इतने छोटे और इतने सारे होते हैं कि आप इन्हें इंडिविजुअली तो देख ही नहीं सकते और कलेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। इस वजह से जब लाइट्स इन पर पड़ती है तो सारे बबल्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर आप एक साइंस लवर हैं तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सारी लाइट्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो हमें ब्लैक कलर का दिखता है, और कोई ऑब्जेक्ट सभी लाइट्स की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो हमें व्हाइट कलर का दिखता है। फैक्ट नंबर 8, आपने शराबियों को कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा और आपको शायद ये बात पता भी हो कि शराब पीने के बाद अक्सर लोग उस दौरान हुए सारी चीजों को भूल जाते हैं। जब उनको होश आता है तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता या बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी मेमोरी रह जाती है कि पिछली रात या जब उन्होंने शराब पी थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था। एक्चुअली में वो कुछ भूलते नहीं हैं। नशे की हालत में उनका ब्रेन नई मेमोरीज क्रिएट करना बंद कर देता है। जब आपके दिमाग को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसे पहले अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और फिर अगर उसे ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काम की है तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। लेकिन जब कोई शराब पीकर नशे में होता है तो उनका दिमाग चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना बंद कर देता है और इसीलिए होश में आने के बाद वो उस दौरान हुई कोई भी बात याद नहीं रख पाते। फैक्ट नंबर 10, आपने मूवीज और टीवी सीरियल्स में कहीं ना कहीं ऐसे सीन्स तो जरूर देखे होंगे जहां एक इंसान को एक ड्रग देकर उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यानी उससे पूछताछ की जाती है और उस सीरम की वजह से वो इंसान सिर्फ सच बोलता है। क्या रियल लाइफ में भी कोई ऐसा ड्रग मौजूद है जिसे लेने पर आप केवल सच बोलो? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ऐसे कई सीरम्स हैं जिन्हें पीने के बाद आपके लिए झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सच आसानी से आपके मुंह से निकल पाता है। ये सीरम्स
आपके दिमाग के सोचने की कैपेसिटी को कम कर देता है, क्योंकि ये बात तो आप भी मानोगे कि झूठ बोलना सच बोलने से थोड़ा ही सही लेकिन मुश्किल होता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसान ने अपने ही ऊपर ऐसा टेस्ट किया। जब पहले उसे हल्का हल्का डोज दिया गया तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोल रहा था। उसने बोला कि वो एक कार्डियक स्पेशलिस्ट है, लेकिन जब डोज को धीरे धीरे बढ़ाया गया तो बाद में उसने ये बताया कि वो एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है। लेकिन अभी भी आज तक कोई भी ऐसा ड्रग प्रूव नहीं हुआ है जिसे एक ऑफिशियल ट्रूथ टेलिंग ड्रग कहा जा सके। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने इन्हें आज तक लीगल इन्वेस्टिगेट टूल मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन भारत में रॉ और दूसरी कुछ सीक्रेट एजेंसीज शायद इन सीरम्स का इस्तेमाल करती हैं। मुझे उम्मीद है आज आपने बहुत सारी नई बातें जरूर सीखी होंगी, और ऐसे ही नए फ्रेश डिटेल लेकिन मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।